यदि आप स्मार्ट वर्क की जगह हार्ड वर्क कर रहे हैं तो आप कितना भी एक्शन उस फील्ड में कर लेंगे लेकिन आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। आप एक्शन तो खूब कर रहे हैं, रोजाना 8-10 घंटे काम कर रहे हैं, लेकिन आपको सक्सेस नहीं मिल रही, यानी आपकी प्लानिंग गलत है, आप हार्ड वर्क कर रहे हैं। जब हम किसी चीज़ की प्लानिंग कर लेते हैं तो वह स्मार्ट वर्क कहलाता है। एक कहानी थी कि दो व्यक्ति थे जिनका गांव था और वहाँ पानी की व्यवस्था नहीं थी। तो जो दूसरा गांव था वहाँ पर पानी की व्यवस्था थी। दोनों में दूरी 5-6 किलोमीटर की थी। तो दोनों व्यक्ति रोज जाते थे, पानी लेके आते थे। एक व्यक्ति तो रोज जाके पानी ला रहा था और दूसरा व्यक्ति रोज जा रहा था और पानी भी ला रहा था, लेकिन साथ साथ में थोड़ी थोड़ी पाइपलाइन भी अपनी बिछा रहा था। इससे क्या हुआ कि 1 महीने बाद में जब पूरी पाइपलाइन बिछ गई, बाद में उसने ऐसा सिस्टम उसमें कर दिया कि मोटर वगैरह लगा के कि पानी सीधा उसके गाँव तक आता था। तो ये होता है स्मार्ट वर्क। उसने पहले प्लानिंग करी, बाद में जीवन भर उसके लिए आसानी हो गई। लेकिन वो जो दूसरा व्यक्ति था वो क्या किया, सिर्फ हार्डवर्क करता रहा, वो बाद में भी हार्डवर्क करता ही रहेगा। इसलिए प्लानिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हमारे बिजनेस में भी आपको जो मंथ में आपके टारगेट अचीव करने हैं उसकी पहले 1 तारीख से 3 तारीख के बीच में प्लानिंग जरूर कर लीजिए, काउंसलिंग जरूर कर लीजिए, परामर्श जरूर कर लीजिए अपनी अपलाइन से, अपनी डाउनलाइन से। अपलाइन डाउनलाइन दोनों से परामर्श जरूरी है। क्या क्या बातें ध्यान में रखनी है, क्या क्या बेनिफिट्स है, सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में आपको कवर करने वाला हूँ। इसलिए वीडियो को ध्यान से जरूर देखिएगा, क्योंकि हमारे जो 8 कोर स्टेप का छठा नियम है वो यही कहता है कि महीने की शुरुआत में अपनी एक्टिव एवं ग्रोइंग अपलाइन से परामर्श जरूर करें, काउंसलिंग जरूर करें। एक्टिव और ग्रोइंग अपलाइन यानी जो बिजनेस में लगातार एक्टिव है, कुछ ना कुछ कर रही है और लगातार वो ग्रो कर रही है, ऐसे नहीं डेड अपलाइन, ओनली फॉर एक्टिव अपलाइन। तो अब परामर्श कैसे करना, क्या करना, सब बताऊंगा। लेकिन आप पहले ये जान लीजिए कि जो डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं हमारे टीम में वो 3 तरह के होते हैं। एक होते हैं एक्टिव, एक होते हैं डीएक्टिव और एक होते हैं जो कंज्यूमर मेंटेलिटी के होते हैं। सबसे पहले समझते हैं एक्टिव क्या होता है। एक्टिव वो जो आपकी सारी बातें मान रहे हैं, वो एक लीडर की तरह हैं। वो सारी बातें मानकर मीटिंग्स भी अटेंड करते हैं, परचेजिंग करते हैं, सेलिंग करते हैं, नेटवर्किंग कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। दूसरे वो होते हैं जो डीएक्टिव होते हैं, कुछ भी नहीं करते हैं। और एक होते हैं कंज्यूमर, जो क्या करते हैं कि सिर्फ अपनी परचेजिंग करते हैं, घर का सामान लेते हैं, उन्हें नेटवर्किंग वगैरह में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होता है। तो हमें तीनों से अपने को काउंसलिंग करनी है। और तीनों से काउंसलिंग में करना क्या है कि अपना टारगेट क्या होना चाहिए कि जो डीएक्टिव व्यक्ति है उसे हम कंज्यूमर मेंटेलिटी की एटलीस्ट उसमें लाएं, ताकि वो कंज्यूमर होकर सामान तो खरीदे। उसके बाद जो कंज्यूमर है उससे हम काउंसलिंग करके उसको कम से कम इतना करना है कि वह एक्टिव बन जाए, ताकि हम एक्टिव वो बन जाएगा तो वो हमारी टीम अच्छे से ग्रो करेगी और वो हमारी मीटिंग्स वगैरह देखता रहेगा। और एक्टिव लोगों से और काउंसलिंग करके उनके टारगेट्स बड़े करने हैं, उन्हें अचीवमेंट ज़्यादा दिलानी है, उन्हें लेवल दिलवाना है, पिन दिलवानी है। इसलिए तीनों से काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है। अब मैं आपको बताता हूँ कि तीनों से काउंसलिंग करते समय हमको क्या क्या आवश्यक बातें ध्यान में रखनी चाहिए और क्या क्या हमें काउंसलिंग में करना है, सबके मैं पॉइंट वाइज बताता हूँ। सबसे पहले ड्रीम्स की जरूर चर्चा करें अपने काउंसलिंग में। हमने जो काउंसलिंग मीटिंग है उसमें ड्रीम्स की चर्चा करें, उनका एक विज़न बनाएं, साथ में पूरे 1 साल का विज़न बनाएं। आपकी जो काउंसलिंग मीटिंग है तो 1 महीने की, लेकिन विज़न हमें 1 साल तक का रखना है। उसको ध्यान में रखते हुए हमें 1 महीने के टारगेट्स लिखने हैं। उसके बाद में हमें रिलेशन बनाना है। काउंसलिंग में नए नए ज्वाइन व्यक्ति भी होंगे, जो अभी ज्वाइन किए हैं, उसकी आपकी काउंसलिंग करनी है, तो सबसे पहले उनसे अच्छे से रिलेशन बनाइए। साथ में एक और बात ध्यान रखनी है, नो बॉसिज्म। आपको एक बॉस की तरह काउंसलिंग नहीं करनी है। इस बिजनेस में कोई बॉस नहीं होता है, कोई किसी का बॉस नहीं है। आपको एज अ अपलाइन ही बात करनी है, क्योंकि बॉस जहां आ जाएगा वहां डांट फटकार वगैरह भी आ सकती है, जो किसी को पसंद नहीं है, क्योंकि ये सबका इंडिपेंडेंट बिजनेस है। इसलिए आप अच्छे से रिलेशन बना के बातें कीजिए। इसके बाद में एक और बात ध्यान में रखिए, काउंसलिंग 1 से 3 तारीख के बीच में ही होनी चाहिए। यूँ नहीं आप 15 तारीख को कर रहे हो, जो गलत है। काउंसलिंग मतलब महीने का स्टार्टिंग में काउंसलिंग, महीने का स्टार्टिंग 1 कोशिश कीजिए 1 तारीख को, वरना 1 से 3 के बीच में आप कर सकते हैं। फ्लो ऑफ काउंसलिंग आपको ये रखना है कि सबसे पहले आपको अपलाइन से काउंसलिंग करनी है, उसके बाद में डाउनलाइन से काउंसलिंग करनी है। इससे क्या होगा, जो भी अपलाइन की तरफ से न्यूज़ वगैरह मिलेगी आप अपनी डाउनलाइन को दे सकते हैं। इसके बाद हमें आपको ध्यान ये रखना है कि बिजनेस के टारगेट्स जो हैं उसके बारे में बात करनी है। टारगेट्स के बारे में सबसे पहले बात आप इसलिए करेंगे क्योंकि मेन टारगेट्स ही तो होते हैं, बिना टारगेट के तो कोई
अपना काम ही नहीं कर पाएगा। और साथ में बिजनेस स्ट्रक्चर को देखते हुए टारगेट्स की प्लानिंग करनी है, यानी जो सबसे नीचे है उसके टारगेट्स की प्लानिंग पहले कीजिए, उसके बाद धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते आप तक आइए, क्योंकि नीचे टारगेट्स अचीव होते जाएंगे तो आपका टारगेट्स ऑलरेडी अचीव हो जाएगा। इसलिए इसके बाद में आपको बिजनेस मीटिंग्स की प्लानिंग्स करनी है, कितनी मीटिंग्स हमारे इस महीने में होगी, कहाँ कहाँ पर फिजिकली होगी, कहाँ कहाँ पर ऑनलाइन होगी, वगैरह वगैरह, कौन कौन मीटिंग्स को लेगा, क्या क्या होगा। फिर आप प्लानिंग कीजिए प्लान शोअर्स की, कि कितने प्लान शोअर्स और बढ़ाए जाएँ, कितने प्लान शोअर्स और हमें चाहिए। फिर आप ज्वाइनिंग्स की बात कर सकते हो, कितनी ज्वाइनिंग्स इस बार हो जिससे आपके टारगेट्स अचीव हो सके। बिजनेस स्टेशन की प्लानिंग कीजिए कि इस बार इस स्टेशन पे नया ज्वाइनिंग लगा है तो इससे क्या होगा कि आप वहाँ जाके फिजिकली मिलिए, वगैरह वगैरह। इन चीज़ों की प्लानिंग कीजिए कि कैसे वहाँ जाके मिलना है, वहाँ स्टेशन को फैलाना है, वहाँ अपना नेटवर्क फैलाना है। इससे आपका फ़ायदा ये होगा कि आपके 2-3 बिजनेस स्टेशन बन जाएंगे। जैसे आपका बिजनेस ओनली फॉर केरल में है और केरल में बाढ़ आ गई थी, तो इससे क्या होगा कि आपका जो बिज़नेस होगा वह उस समय कम हो सकता है, लेकिन आपका बिज़नेस दूसरे स्टेशंस में होगा तो इससे क्या होगा कि आपका बिज़नेस ग्रो करता रहेगा चाहे कोई भी परिस्थिति हो। उसके बाद में आप डिलीवरी पॉइंट्स की चर्चा ज़रूर कर सकते हैं कि आपको कितने और पीयूसीज बढ़ाने चाहिए। कोई स्टेशन ऐसा है जहाँ पर पीयूसी नहीं है तो वहाँ पीयूसी की प्लानिंग कीजिए। इन सब की आपको मंथ के शुरुआत में ही प्लानिंग करनी है। टीम रीपर्चेस प्लानिंग की कितनी रीपर्चेस सेल्फ आईडी पर होनी चाहिए, इस चीज़ की प्लानिंग करें ताकि टारगेट्स जल्दी अचीव हो सके। इसके बाद में आप जो इनकम अचीवर्स है उनकी प्लानिंग कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इनकम अचीवर्स बनाइए कि कैसे अच्छी इनकम आ सकती है। उसके लिए सीधी सी बात है टारगेट्स अचीव करने पड़ेंगे, अच्छा बिजनेस करना पड़ेगा, तो उस चीज़ की आप प्लानिंग कीजिए। कोई भी अपग्रेडेशन आगे से आपके सामने आता है तो आप भी उसे अपने डाउनलाइन में ज़रूर बताइए काउंसलिंग के समय कि क्या अपग्रेडेशन हुआ है कंपनी में, प्रोडक्ट्स में, वगैरह वगैरह। और साथ में कौन सी गुड न्यूज़ है वो भी ज़रूर बताइए, कोई ऑफर्स है तो वो भी बताइए, ऑफर्स को अचीव कैसे करना है वो भी बताइए। इसके बाद में मैं आपको काउंसलिंग के बेनिफिट्स बता दूँ, बेनिफिट्स क्या क्या है, अपन काउंसलिंग करते क्यों हैं। इससे क्या होता है, डिसिप्लिन बना रहता है पूरी टीम में, क्योंकि टीम महीने में क्या क्या काम कर रही है उसका एक तो ब्यौरा मिल जाता है। इससे हम उनके जो एनालिसिस वगैरह कर सकते हैं, जिससे टीम में डिसिप्लिन बना रहता है, अनुशासन बना रहता है। इसके बाद में टीम वर्क होता है। टीम वर्क क्यों होगा, क्योंकि टीम एक साथ मिलती है काउंसलिंग में, और जब एक साथ टीम मिलती है तो हम सबको अपने अपने काम बांट सकते हैं, सबको अलग अलग काम करने को बोल सकते हैं। इससे टीम वर्क होता है। जैसे किसी की प्रोडक्ट नॉलेज अच्छी है तो उसको प्रोडक्ट नॉलेज की मीटिंग दे सकते हैं, कोई मोटिवेशन में चाहे तो उसको मोटिवेशन वगैरह की मीटिंग्स दे सकते हैं। इससे टीम वर्क बनता है। साथ में टीम कोऑर्डिनेशन सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि कोई एक व्यक्ति इस समय मीटिंग ले रहा है तो दूसरा व्यक्ति उस समय मीटिंग नहीं लेगा, कभी और लेगा या कहीं और लेगा। इससे क्या होता है, टीम कोऑर्डिनेशन बना रहता है, इसलिए काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है। इसके बाद में अपग्रेडेशन, सीधी सी बात है, हम कोई भी नई चीज़ काउंसलिंग में सब तक पहुंचा सकते हैं। साथ में फोकस ऑन बिजनेस, क्योंकि क्या होता है कि काउंसलिंग में सारे के सारे बिजनेस के उपलक्ष्य में ही मिलते हैं। नहीं तो क्या होता है, पूरे महीने में कई लोग बिजनेस से अपना फोकस हटा लेते हैं, आरसीएम से अपना फोकस हटा लेते हैं, लेकिन काउंसलिंग में फिर से वो मोटिवेट होते हैं, अपने टारगेट्स के प्रति सजग होते हैं, इसलिए वो फोकस हो जाते हैं। साथ में सेट टारगेट, आपके जो टारगेट्स है एक एक व्यक्ति के वह तय हो जाते हैं काउंसलिंग में। उसके बाद में विन विन फीलिंग, यानी जो टीम होती है बहुत ही विन विन फील करती है, क्योंकि होता क्या है कि हम पहले के जो टारगेट्स अचीव कर लेते हैं लोग पिछले महीने के, उसका भी सेलिब्रेशन हम काउंसलिंग में करते हैं। इससे क्या होता है कि जो नए ज्वाइनिंग वाले व्यक्ति आए हैं उनको बहुत अच्छा लगता है, साथ में जो पुराने हैं वो भी इस तरीके के सेलिब्रेशन देखते हैं तो उनको भी बहुत अच्छा लगता है, यानी सबकी फीलिंग बहुत अच्छी हो जाती है, पॉजिटिव माहौल हो जाता है। इससे बिजनेस बहुत ही अच्छा ग्रो करता है। इसलिए सीधी सी बात यही है कि आपको बहुत ज़रूरी है कि महीने की शुरुआत में आप अपनी टीम से परामर्श जरूर करें, उनकी भी अपने से जो भी उनके सवाल है उनका आप क्लियरेंस दीजिए, उनकी जो राय है उसे भी आप ज़रूर सुनिए, क्योंकि आप राय नहीं सुनेंगे तो वहाँ बॉसिज्म जैसी चीज़ आ जाएगी जो मैंने आपको पहले बताई थी। इसलिए उनकी राय भी ज़रूरी है आपको सुनना, और अपनी राय देना भी आपको बहुत ज़रूरी है। इसी तरह से आप परामर्श करते रहिए। मिलेंगे अगले वीडियो में 8 कोर स्टेप का 7th वीडियो ले करके। ज़रूर आशा करता हूँ कि आप हमारे वीडियोज़ देख रहे हैं, साथ में अप्लाई भी कर रहे हैं। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।